हृदय के बारे में सबको दिया था टॉपिक। हृदय को दूसरे नाम से बताओ जल्दी। दूसरा नाम दिल। दूसरा नाम दिल। और इन दोनों का इंग्लिश नाम बताओ क्या होगा? हार्ट। और इसका अध्ययन करना बताओ जल्दी, स्पीड से बढ़ूंगा आगे। इसका अध्ययन करना कार्डियो कार्डियोलॉजी। बढ़िया से कार्डियोलॉजी, समझ रहे हो ना? और जो डॉक्टर इसकी जांच करेगा कौन डॉक्टर होगा? कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर। कौन डॉक्टर? कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर। सही बात है ना? और इसकी जो गति है हृदय की, मतलब जो स्पीड है वो कितनी है? 72 बार प्रति मिनट। घंटा में चले जाओगे। और छोटे बच्चों में जो भ्रूण बच्चा होता है, जो भ्रूण बच्चा है उसमें 350 बार प्रति मिनट। और कम से कम ले तो कम से कम में देखा गया 150 बार प्रति मिनट। अब सोचो, एक जो भ्रूण बच्चा होता है जो माँ के गर्भ में रहता है, वो 150 बहुत कम बार और अधिक बार 350 बार हर मिनट में उसके जो हृदय है वो धड़कता है। मतलब जो आपका वेंट्रिकल है, जो नीचे वाला, ठीक है, जो नीचे वाला वेंट्रिकल्स होता है जिसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल्स, वो पंपिंग करता है, जिसके कारण की धड़कने की आवाज समझ में आती है। और धड़कने को हम लोग क्या बोलते हैं? धड़कने को स्पंदन गति या बोलो बडगम या बडगम, इसको क्या बोलेंगे? बडगम। ठीक है, समझ रहे हो ना? अच्छा, अगली चीज, भार इसका कितना होता बताओ? इसका भार कितना होगा? भार कितना होगा बताओ? भार 350 से लेकर 350 ग्राम से लेकर के 450 ग्राम तक। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत नहीं। और कोई चीज इसमें? अच्छा चलो भैया ध्यान दो। अब हम बात करते हैं हृदय के विषय में। उसके चेंबर, जो हार्ट है उसमें टोटल कितने चेंबर होंगे बताओ? चेंबर मतलब हिस्से या भाग या कोष्ठ। तो भैया इसके चेंबर कितने होंगे बताओ जल्दी। हृदय में कितने चेंबर होते हैं टोटल? 4 होते हैं। कितने? मतलब ऐसे देखे तो हृदय के 2 हिस्से, पूरे चेंबर 4। तो इसके भाग कितने होंगे? भाग आपका 2 बनेगा। समझ रहा हो ना? एक आपका बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे अलिंद, और दूसरे को निलय। पहला अलिंद, दूसरा निलय। इसमें चेंबरों की संख्या टोटल कितनी होती है? 4 होती है। इसमें भी अलिंद को क्या बोला जाएगा इंग्लिश में बताओ जल्दी। अलिंद को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? बोलो। एट्रियम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एट्रियम। और इसको वेंट्रिकल। समझ रहा ना? और इसमें भी आपके 2 हिस्से होते हैं, जिसमें राइट एट्रियम होंगे और लेफ्ट एट्रियम। जिसको हम लोग बोलेंगे, इसको दाया अलिंद, इसको
बायां अलिंद, क्या बोलेंगे? बायां अलिंद। इसमें भी दो हिस्से, कितने? दो। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बहुत बढ़िया। इसको बोलेंगे दायां निलय और इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको बोलेंगे बायां निलय, दायां निलय और बायां निलय, ठीक। अच्छा, ये चीज तो जान गए। ऐसा कौन सा जीव है जिसके अंदर केवल एक निलय और एक जो है अलिंद होगा? ऐसा कौन सा जीव है? मछली है। कौन है? मछली। ध्यान से, मछली के अंदर एक एट्रियम तो एक वेंट्रिकल, एक अलिंद तो एक निलय, किसके अंदर? मछली के अंदर। मछली जो है सांस किससे लेती है? श्वसन क्रिया वो अपने किससे करती है? गिल्स से करती है, मतलब गलफड़े से। लेकिन हम लोग श्वसन की क्रिया फेफड़े से करते हैं। किससे? फेफड़े से। और फेफड़ा ही हमारे हृदय में जो खून आता है उसको शुद्ध करने का काम करता है। बताऊंगा कैसे शुद्ध करता है। पहले इसको देखिए, मछली में आपका एक एट्रियम तो एक वेंट्रिकल, तो भैया इसमें टोटल कितने हो जाएंगे चेम्बर? चेम्बर की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। मछली में चेम्बर की संख्या 2, ठीक। जैसे आपको दिखा देता हूं ढंग से, बढ़िया से देख लो। इस तरीके से आप लोगे तो ऊपर आपका बनेगा अलिंद, तो एक तो आपका बनेगा एट्रियम, समझ रहे हैं ना? और ये नीचे वाला आपका बनेगा एक वेंट्रिकल। तो एक चेम्बर एट्रियम वाला हो गया और दूसरा हो गया वेंट्रिकल वाला। तो टोटल कितने चेम्बर हुए बताओ? 2 चेम्बर हुए, ठीक है। अच्छा, दूसरा ले लो भैया, सरीसृप ले लो। सरीसृप, इसको क्या बोलोगे? सरीसृप। सरीसृप जो जमीन पर रेंगता है, जैसे सांप हो, सांप हो या उभयचर ले लो। उभयचर, उभयचर। तो सरीसृप या उभयचर में कितने आपके टोटल बनेंगे चेम्बर बताओ? 3 बनते हैं। तो जो सरीसृप वाला होगा, जो रेंगने वाला, जो उभयचर मतलब उभयचर, उभयचर जो प्राणी या जिसको हम कह सकते हैं जीव, तो उनमें वेंट्रिकल और एट्रियम जो टोटल होगा वो कितने होंगे? यानी चेम्बर की बात करता हूं, तो चेम्बर की संख्या इसमें कितनी होगी बताओ? 3 होगी। कितनी? 3 होगी, ठीक। बट यहां से इनका फिगर मैं दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखो। है ना? तो इसमें केवल एक वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल की संख्या कितनी है बताओ? मतलब आपका जो निलय है एक ही है, लेकिन अलिंद कितना? 2 ठो। एक तो लेफ्ट वाला है, एक ठो राइट वाला। तो कौन लेफ्ट कौन राइट बताओ? तो इधर का कौन सा बनेगा? राइट। तो राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तो एक ये चेम्बर, एक ये चेम्बर, 2 और ये 3। तो टोटल सरीसृप और उभयचर में कितने चेम्बर होंगे बताओ? 3 होगा। ऊपर वाले आपके बनेंगे एट्रियम, नीचे वाला कौन बनेगा? नीचे वाला वेंट्रिकल बनेगा, जिसको निलय कहेंगे। ऊपर वाला जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे बायां अलिंद। और ये बनेगा आपका दायां अलिंद। अच्छा, अब हम लोगों की बात करते हैं भैया। तीसरे नंबर पे हम लोग स्तनधारी की बात करते हैं। स्तनधारी, या हम बात करते हैं पक्षियों के लिए। जो स्तनधारी और पक्षी है उसमें चेम्बर की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। जिसमें हम लोग स्तनधारी में आ जाएंगे, पक्षी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो पक्षियों में और स्तनधारी की बात करते हैं तो चेम्बर की संख्या कितनी बनेगी बताओ? 4 बनेगी। कितनी? 4।
तो वो आपको फिगर से दे रहा हूं। ध्यान से देखो, इसको बोलेंगे राइट एट्रियम और इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल और इसको बोलो जल्दी, इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। ठीक है, चैम्बर कितना हो गया, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, टोटल कितना हुआ, 4 हो गया। ठीक है, तो हम लोगों में जो चैम्बर की संख्या होगी वो कितनी होगी बताओ, 4 होगी। चैम्बर को क्या हिंदी में बोलते हैं, कोष्ठ। क्या बोला जाएगा, कोष्ठ। ठीक है, इसको जानिए आप लोग। तो कोष्ठों की टोटल संख्या हम लोगों में नहीं, हम लोग स्तनधारी हैं। ठीक है, तो स्तनधारी नहीं आती। और दूसरी चीज, धड़कता क्यों है, और धड़कने का एक रीजन है कि जो ये वाला निलय आपको दिख रहा है यही आपका धड़कता है, और धड़कने के कारण ये ब्लड को ऊपर की तरफ भेजता है, यानी ये भेजता है महाधमनी के साथ, ये ब्लड बाहर जाता है। पर उसको समझाऊंगा। सबसे पहले ये समझो आप कि जो आपका हृदय है वो हृदय में कितने चेंबर है, चेंबर को गिनो यहां से। तो हृदय के चेंबर की संख्या आपको गिना रखा हो, बताओ हृदय में जो चेंबर है वो कहां कहां चेंबर है। एक चेंबर आपका ये है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एट्रियम, और इसको राइट वेंट्रिकल। तो इसको आप बोल सकते हो कौन सा हिस्सा, इसको राइट एट्रियम बोलोगे, जिसको हम लोग बोलेंगे दाया अलिंद। इसके बाद ये नीचे है, राइट हिस्से में है, तो इसको राइट वेंट्रिकल कहेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे दाया निलय। उसके साथ साथ ये जो चेंबर आपका है, इस चेंबर का नाम है लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलते हैं हम लोग बाया अलिंद, और इस वाले को बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज हिंदी में, बाया निलय। वी मतलब निलय वेंट्रिकल, और ए मतलब एट्रियम, यानी एट्रियम को कहते हैं हम लोग अलिंद। ये 4 चेंबर आपके सामने है, एक चेंबर ये है, दूसरा चेंबर, तीसरा चेंबर और चौथा चेंबर है। ठीक है, इसको समझिए। अब देखो, हृदय के चेंबर तो टोटल आपके 4 होते हैं, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, जो मानव का हृदय होता है उसमें कितने चेंबर होते हैं, 4 होते हैं। ये 4 मैंने आपको गिना दिया, 1 2 3 4। ठीक, दोनों जो नीचे दिख रहा है वो निलय है, जो दोनों ऊपर दिख रहा है वो अलिंद है। अलिंद का क्या काम है और इस निलय का क्या काम है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले ये देखो आप कि यहाँ पे जो हृदय है उसकी परतें कितनी है। तो हृदय की परत को समझिए, हृदय की 3 परत होती है, जिसको सतह कहा जाता है। 3 सतह होता है। सबसे पहले ये वाला जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे पेरिकार्डियम बोलेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, इसमें पहला बनेगा आपका पेरिकार्डियम। जो पहली परत है उसको बोलेंगे पेरिकार्डियम। अब उसके साथ साथ जो अंदर वाली ये परत है, इस परत को हम लोग बोलते हैं इंडोकार्डियम। तो इसको बोलेंगे इंडो। पेरी मतलब जब जो सबसे बाहर है, तो पेरी मतलब होता है जो सबसे बाहर है, जो घेरा हुआ है, उसको पेरी कहेंगे। मतलब परिमिति वाले, जिसको हम लोग परिधि बोलते हैं, तो पेरी मतलब परिधि होता है। तो परिधि वाला जो कार्डियम होगा उसको बोलेंगे हम लोग इस हृदय की सबसे ऊपरी सतह, पहला हो गया पेरिकार्डियम। दूसरा अंदर वाला ये वाला सतह होगा जिसको इंडोकार्डियम कहते हैं। तो ये बनेगा आपको इंडोकार्डियम। बात को समझिएगा अच्छे से। दूसरा हो गया आपका इंडोकार्डियम। इंडो मतलब होता है जो आंतरिक होता है, इंडो मतलब आंतरिक। ठीक, तो ये आंतरिक आपका कार्डियम है। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका दूसरा इंडोकार्डियम। बात को समझने का कोशिश करिएगा, इंडोकार्डियम। उसके बाद जो ये मसल्स आपको ये दिखते हैं सारे, ये जो मसल्स आपको दिख रहे हैं, इस मसल्स को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, जो मसल्स आपको सारा दिखता है, इस मसल्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बताओ जल्दी। इस मसल्स को हम लोग बोलेंगे मायोकार्डियम। तो इसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियम, और इस वाले को बोलेंगे, आंतरिक वाले को इंडोकार्डियम, और सबसे ऊपरी वाले को बोलेंगे हम लोग पेरिकार्डियम। तो तीसरा हिस्सा हो जाएगा मायोकार्डियम। कार्डियम नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसका अध्ययन क्या कहलाता है,
कार्डियोलॉजी कहलाता है, इसलिए कार्डियम नाम इसको रखा गया है। तो पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम और मायोकार्डियम, ये 3 नाम है। मतलब जो मसल्स आपको देखने को मिलेगा लचीला, वो आपका क्या हो जाएगा, मायोकार्डियम होगा। ठीक, अच्छा अब यहां देखो, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है जहां से कि, करो 1 मिनट को वीडियो काट देंगे, आप मत बंद करो, बैठ जाओ। एक और बजेगा साला। चलो ठीक है, और हिस्से को समझना बड़ा जरूरी है। आगे देखो, तो 3 सतह आपको समझ में आ गई, 3 परतें। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो दरवाजा बंद कर दीजिए तो कुछ समय के लिए, कुछ आवाज कम आएगी। पंखे को भी बंद कर लीजिए कुछ समय के लिए, तो 4-5 मिनट तक गर्मी सह लो, बस बैठिए। देखो कितना शांति लग रहा है। देखो ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये हिस्सा अंगक से जाके जुड़ा होता है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं महाशिरा। तो महाशिरा का काम क्या होता है, शरीर के सभी अंगों से ब्लड को ला करके ये क्या काम करता है कि इस जो राइट एट्रियम है उसको देता है, और उस राइट एट्रियम से पूरा ब्लड यहां आता है इसके राइट वेंट्रिकल में, मतलब इसके दाएं निलय में, और यहां से टोटल प्रक्रिया होती है। और प्रक्रिया होने के बाद सारा ब्लड जाता है शुद्ध होने के लिए, कहां, इस पाइप से जाएगा, किसके पास, फेफड़े के पास। फिर से समझो, ये आपका महाशिरा है, ये महाशिरा हो गया, और महाशिरा से जो ब्लड जाएगा वो शरीर से सभी ब्लड अशुद्ध जाता है, तो अशुद्ध जाएगा, और यहां से जैसे ब्लड जाता है तो इसके पास आता राइट एट्रियम, जिसको दायां हम लोग अलिंद कहते हैं। और जैसे यहाँ पे ब्लड आता है तो इसकी दीवारें लचीली होती है, एकदम कमजोर होती है। क्यों, क्योंकि आराम से आएगा। ठीक है, तो आराम से आता है ब्लड, इसलिए लचीली यानी कमजोर होती है। यानी यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है एक कपाट है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई बास्केट कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई बास्केट। तो इसको समझिए आप लोग कि ब्लड जब भी आएगा महाशिरा से तो अशुद्ध ब्लड आता है, मतलब वो शुद्ध नहीं होता है। जब ब्लड आएगा तो यहाँ पे आता है राइट एट्रियम के पास, और राइट एट्रियम उस ब्लड को दे देता है राइट वेंट्रिकल के पास, यहाँ आएगा। और ये पूरा ब्लड क्या काम करता है कि इसके माध्यम से, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी, एक हिस्सा होता है, और इसी से ब्लड पूरा इस नली से जाता है, जिसको हम लोग ट्यूब कहते हैं। देखो ये आपका है पल्मोनरी होता है, और ये यहां से ब्लड क्या काम करेगा, इस नली से होते हुए जाता है किसके पास, ये महाधमनी होती है। इसको क्या बोलते हैं बताओ, महाधमनी। इसको क्या बोलेंगे, महाधमनी। बट महाधमनी के साथ साथ यहां से ब्लड बाहर निकलता है, बट यहाँ पे सबसे पहले आएगा, जितने भी आपके पास ब्लड आते हैं ये ब्लड इस पल्मोनरी के साथ साथ जाता है कहां पे, शुद्ध होने के लिए, किसके पास, फेफड़े के पास। तो ये जो पाइप आपको देखने को मिल रहा है ये फेफड़े से जुड़ा होता है, किससे बताओ, फेफड़े से जुड़ा होता है। तो इसलिए इसको हम लोग फुफ्फुस, हम लोग बोल सकते हैं क्या, धमनी। इसको फुफ्फुस धमनी का नाम दे सकते हो। फुफ्फुस का मतलब ये चीज होता है कि जब भी ब्लड जाता है फेफड़े के पास तो जो फेफड़ा होता है वो धीरे धीरे उस ब्लड को साफ करता है, शुद्ध करने का काम करता है। तो इसलिए इसको नाम क्या देंगे, महाशिरा। और जहां ब्लड जाता है उसको राइट एट्रियम यानी इसको दायां अलिंद बोलेंगे, और यहां से ब्लड आपका आएगा दाएं वेंट्रिकल, जिसको दायां निलय कहेंगे। और दायां निलय क्या करता है, पुल्मोनरी ट्यूब से क्या करता है, पूरा ब्लड इस नली से देगा, और इस नली को हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या बोलेंगे, फुफ्फुस धमनी, ध्यान रखिएगा, फुफ्फुस धमनी। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, फुफ्फुस, इसको बोलेंगे फुफ्फुस धमनी। और फुफ्फुस धमनी से जो टोटल ब्लड जाएगा वो ब्लड जाकर के आपका फेफड़े के पास चला जाता है। और फेफड़ा क्या काम करता है, देखो भैया, फेफड़े का काम होता है
कि कुछ समय में उसको शुद्ध करने का काम होता है, उसका प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस सही करेगा, फिर ब्लड जो होता है उस ब्लड को कहाँ देता है। अब ध्यान से समझो, इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो आपको सिरे देखने को मिल रहे हैं इसको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। इसको बोलेंगे फुफ्फुस सिरा। भाई जो ब्लड शुद्ध होके आएगा वो फुफ्फुस सिरा से अंदर प्रवेश करेगा, ध्यान से। तो भैया इसको क्या बोलेंगे, फुफ्फुस सिरा बोलेंगे। फुफ्फुस सिरा इसलिए नाम दिया जाता है कि जो आपका फेफड़ा है वो ब्लड को धीरे धीरे फुसफुस करता है, इसलिए इसका फुसफुस नाम है, यानी फुफ्फुस नाम है। ठीक है, इसको फुसफुस भी बोल सकते हो या फुफ्फुस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये फेफड़ा क्या काम करता है, उस ब्लड को धीरे 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 शुद्ध करता है, धीरे धीरे भेजेगा और उसमें से एक आवाज आती है फुसफुस की, इसलिए इसको फुफ्फुस सिरा कहा जाता है और इसको फुफ्फुस धमनी कहते हैं। ठीक, तो ये जब ब्लड देगा फेफड़े से जुड़ेगा और जुड़ा रहता है, और जब भी ब्लड देता तो फुसफुस करता है, कौन, फेफड़ा, इसलिए उसको फुफ्फुस धमनी इसको कहते हैं और इसको फुफ्फुस सिरा कहते हैं। और देखो शुद्ध ब्लड इस फुफ्फुस सिरा से होके आता है, जबकि अशुद्ध किससे जाता है, महाशिरा से। तो महाशिरा से अशुद्ध ब्लड जाएगा, जबकि फुफ्फुस सिरा से शुद्ध ब्लड आता है। शुद्ध ब्लड सबसे पहले कहाँ आएगा, तो शुद्ध ब्लड जो होता है वो आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायां अलिंद कहते हैं। तो बायां अलिंद में आपका टोटल जो शुद्ध ब्लड होता है वह यहाँ पे आता है और आकर के पहले इसमें जमा होता है। ध्यान से सुनो, इस फुफ्फुस सिरा से जो भी ब्लड आता है वो ब्लड पहले आएगा लेफ्ट एट्रियम में। जब लेफ्ट एट्रियम में आएगा तो उस फेफड़े के द्वारा, रुक जाओ बेटा, शांति से, आराम से, आवाज ना हो, जितने भी टोटल आपके ब्लड होते हैं शुद्ध ब्लड, वो पूरे ब्लड इतना तेजी से उस फेफड़े के द्वारा दिए जाते हैं कि टोटल ब्लड जितने तेजी से आएंगे वो धक्का देते हैं किसके ऊपर, इस जिसको हम बाल्ब कहते हैं, यानी पटिका या पुटिका, या जिसको हम लोग पट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दीवार होती है, ठीक, और इस पे जो ब्लड होता है वो धक्का देने। ये सब समझ में आया जो बता रहा हूं, बोलो। अशुद्ध ब्लड किससे जाएगा, महाशिरा से। ठीक है, महाशिरा से जो ब्लड टोटल जाएगा वो आपका राइट एट्रियम में, फिर किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर इससे पुल्मोनरी ट्यूब से, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा, इस वाले नली को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे बताओ, इसको कहेंगे फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस धमनी से होते हुए कहां जाएगा, फेफड़े के पास। फेफड़े उसको कुछ प्रोसेस के द्वारा क्या करेगा, शुद्ध करेगा। शुद्ध करने के बाद किससे देगा ब्लड, फुफ्फुस सिरा से। तो इस फुफ्फुस सिरा यानी दोनों नली से क्या करेगा, ब्लड को देगा। तो वो ब्लड किस में आएगा, सबसे पहले आपका लेफ्ट एट्रियम में आएगा, इसमें आएगा। तो इसमें आएगा तो वो ब्लड बहुत तेजी से आएगा, जैसे पाइप से पानी निकलता तो बहुत तेजी से आता है। तो उसी तरीके से जब ब्लड आता है, क्योंकि इसको नीचे से चढ़ना पड़ता है इसलिए धीरे धीरे जाता है, और उसको ऊपर से आना पड़ता है इसलिए वो बहुत तेजी से आता है। तो ब्लड जब भी आएगा तो इस दीवार पे क्या करेगा, धक्का लगाएगा, यानी दबाव और बल लगाता है। इसलिए इस दीवार को और इसकी जो ये वाली दीवारें दिख रही हैं इसको मजबूत होना पड़ता है, इसलिए ये मजबूत होती है, कठोर होती है थोड़ा। ठीक है, इस दीवार के सापेक्ष ये क्या होती है, मोटी थोड़ा होती है, इसलिए थोड़ा सा इसको लंबा भी कर दिया गया, देखो झुका हुआ नीचे। और ये कौन सा पार्ट होता है, जिसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, और यहीं पे क्या करता है, यहीं पे धड़कने का काम करता है, पंप करता है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो पंप करने का काम करता है, ब्लड को पंप करता है। यानी ब्लड तो आया, ध्यान से, ब्लड आपका जो है वो फुफ्फुस सिरा से होते हुए जब आएगा लेफ्ट एट्रियम में, अब लेफ्ट एट्रियम से आते हुए जब ब्लड वो धक्का देता है तो इस वाल्व से धक्का देगा, ठीक है, जिसको कहते हैं बायो कॉस्पिड कहते हैं। ठीक है, बायो कॉस्पिड। तो ये बायो कॉस्पिड है और ये ट्राई यानी ट्राई कॉस्पिड है। तो बायो कॉस्पिड और ट्राई, ट्राई मतलब 3 और ये होता है 2, यानी इसको द्वि कहते हैं। ठीक, तो इससे जब भी ब्लड आएगा तो इसको धक्का देगा तो ब्लड कहां जाएगा, यहाँ पे आता है ब्लड। और ये सारा ब्लड क्या काम करता है बेटा, यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या काम करता है कि पंप करता है, और पंप करने का काम यहीं पे होता है। ये पंप करेगा, पंप कर करके उसको ब्लड को भेजेगा ऊपर की तरफ, और वो ब्लड कहां जाएगा, इसमें जाता है, और इसको कहते हैं महाधमनी। महाधमनी जिसको कहते हैं हम लोग क्या कहेंगे, जिसको बोलेंगे हम लोग आर्टो बोलते हैं। ठीक है, तो आर्टरी, धमनी को आर्टरी कहते हैं, और आर्टो जो है आपका यहां से टोटल ब्लड जाएगा किसके पास बेटा, ये पूरा ब्लड जाता है किसके पास, पूरे शरीर के अंगों तक। ये अंगों से ले आने का काम करता है, ये अंगों तक पहुंचाने का काम करता है।
तो भैया जो धमनी होती है उसको ब्लड को अंगों तक पहुंचाने का काम, और जो सिरा होता है वो जो ब्लड दिया गया धमनी के द्वारा उसको फिर से ला करके फिर से क्या करता है, वो हृदय को देता है। ऐसा सुनो, तो इसको हम लोग बोलते हैं महाधमनी, इसको कहते हैं महाधमनी। और ब्लड जैसे यहाँ पे देखो लेफ्ट जो वेंट्रिकल्स है वो पंपिंग करेगा, तो यहाँ पे पंपिंग करने का काम होता है, यहाँ नहीं होता है, यहाँ पे पंपिंग करने का काम होगा। तो ये पंपिंग करने का काम क्या करता है कि ये पंप करेगा तो ब्लड को ऊपर की तरफ भेजेगा। तो इसके द्वारा से भैया पंप क्या करेगा, ब्लड पंपिंग के द्वारा ऊपर चढ़ेगा, और ऊपर चढ़ते चढ़ते क्या करेगा, महाधमनी से कहाँ जाएगा, शरीर के अंगों तक जाता है। और उस ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करता है, उस ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करता है, क्योंकि उस ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो वो शुद्ध आपका रक्त और हो जाता है, और वो रेड कलर हो जाएगा। ऑक्सीजन यदि इस ब्लड के पास मिलेगा तो वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, यानी और बढ़िया हो जाता है, रेड कलर का हो जाएगा। तो अब कोई भी पूछेगा आपसे कि जो आपका मतलब ब्लड है वो रेड कब होता है, तो रेड तो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, बट हीमोग्लोबिन जो है वह Hb जो है O2 के रूप में ऑक्सीजन से क्रिया करती है, तब जाकर के HbO2 बनाती है। और Hb का नाम होता है बेटा, हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो वो हीमोग्लोबिन रेड हो जाता है और वो आपका खून लाल दिखता है। इसलिए ब्लड यहाँ पे आता है और आकर के इस माध्यम से जाएगा महाधमनी से, और महाधमनी से सभी अंगों तक जाएगा। ध्यान से, अब ये सिरा क्या काम करता है बेटा, ये शांत रहो, सभी अंगों से ब्लड को, सभी अंगों से ब्लड को हृदय तक पहुंचाने का कार्य महाशिरा का होता है। सोचो, तो भैया अंगों से जो काम में ब्लड आ चुका है वो फिर अशुद्ध हो जाएगा, तो अब उस अशुद्ध ब्लड को निकालने के फिर से पंप करने के लिए महाशिरा क्या काम करेगा, सभी अंगों से क्या करता है, उस ब्लड को ले जाने का काम करेगा। किसको देगा बताओ, देगा वो हृदय को। हृदय क्या काम करता है, उसमें जो जो चेंबर होंगे चेंबर काम करेंगे उस ब्लड को फेफड़े तक पहुंचाने का, और फेफड़े तक जब पहुंचेगा तो फिर से ब्लड क्या होगा, शुद्ध होकर वही ब्लड आ जाएगा। ठीक, अच्छा ध्यान से समझो। अब जो आपका महाधमनी है वो महाधमनी का क्या काम होता है, महाधमनी ब्लड को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करती है। सोचो क्या करती है, पहुंचाने का काम करती है, और हमारा प्रोसेस होता रहता है, समझ रहा है ना। तो हमारा प्रोसेस क्या होता है, होता रहता है। अब ध्यान से समझो, ये गैपिंग जो आपको दिख रहा है, इस फुफ्फुस धमनी और महाधमनी, फुफ्फुस धमनी महाधमनी दोनों के बीच में जो ये गैपिंग आपको दिख रहा है, ये क्या करता है, इसको दोनों को आकार देने का काम करता है। इसको कहते हैं सेप्टम। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेप्टम कहते हैं। और ये सेप्टम क्या काम करता है कि इस दोनों, देखो चेंबर जो है ये दोनों है, इसके दीवार को बनाने का काम करता है, एक आकृति देने का काम करता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। ध्यान से देख लीजिए, इसको बोलेंगे सेप्टम, और इसको कहते हैं, देखो ये तो सेप्टम है बेटा जो आकार देगा, तो ये सेप्टम हो जाएगा। और ये जो आपको नीचे थोड़ा चोंक जैसा दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पेस्टिल कहते हैं। क्या बोलेंगे, पेस्टिल। और ऊपर ये सिंपल जैसा आपको दिखेगा, ये जो ऊपर आपका है ना, ये वाला परत और ये वाला मिला करके थोड़ा ये सिंपल दिखेगा, एकदम मतलब बढ़िया दिखेगा, और नीचे वाला को पेस्टिल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, पेस्टिल उसको कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, तो इसको पेस्टिल कहते हैं। अब इतना ही आपके एग्जाम में पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। हाँ, एक टॉपिक उठाएगा, धमनी और शिरा के बीच अंदर, मतलब अंतर, धमनी और शिरा उसके बीच अंतर आपको बताने के लिए बोलेगा, अंतर। अब सुनो ध्यान से, इस धमनी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलोगे बताओ, इसको बोलेंगे आर्टरी। क्या बोलेंगे, आर्टरी। इसको वेन्स कहते हैं। तो ये वेन आपका है, वेन मतलब शिरा, और इसको बोलेंगे धमनी यानी आर्टरी।
आर्टरी का काम क्या होता है और शिरा का काम क्या होता है, ध्यान से समझो। शिरा शरीर से सभी जितना भी ब्लड होगा उस मात्राओं को, ब्लड की मात्राओं को हृदय तक पहुंचाती है। तो ये पहुंचाने का काम करती है हृदय के पास ब्लड को, जबकि ये ब्लड जो हृदय के पास है शुद्ध ब्लड, उसको ला करके शरीर के अंगों तक देता है। तो इसका काम शरीर के अंगों तक देना होता है और इस शरीर के अंगों से ब्लड को ले जा करके हृदय तक देता है। तो इसका काम अलग है और इसका काम ठीक उल्टा है। दूसरी चीज, ये जो धमनी है ना, ध्यान से समझिएगा। तो ये धमनी जो होती है जहां से ब्लड शुद्ध जाता है बेटा, ये पहुंचाने का काम करता है। तो इसकी जितनी दीवारें हैं वो सभी मोटी होती है और लचीली होती है, क्योंकि ब्लड को बहने के लिए थोड़ा लचीली होनी चाहिए और थोड़ा मोटी और मजबूत होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा लचीली होती है। इस धमनी की जितनी भी पट्टिका होती है, ये पट्टिका और इसकी जितनी भी दीवारें हैं वो क्या होती है, मोटी होती है। और इसकी दीवारें क्या होती है, बड़ा लचीली होती है, एकदम सिंपल आएगा। क्योंकि देखो पाइप से जब भी ब्लड आएगा ना, ऊपर यदि चढ़ेगा तो धीरे धीरे चढ़ेगा और जैसे नीचे जाता है वो स्पीड पकड़ लेता है। तो ऊपर चढ़ने के लिए उसको स्लो, और जैसे ऊपर से नीचे आएगा स्पीड बढ़ जाएगी। तो मान लो कि गेंद को तुम्हें नीचे से फेंकना है तो ऊपर थोड़ा कम स्पीड में जाएगा और ऊपर से गिरेगा तो ज्यादा स्पीड में आएगा। उसको सोचो, तो वो चीज समझ सकते हो। और दूसरी चीज, धमनी कहाँ होती है और शिरा कहाँ होता है, ये तो समझ गए। और ये धमनी आपके शरीर में बहुत जगह है, जहां जहां जो है कि ब्लड जाता है और जहां जहां ब्लड जो है कि शरीर से लेकर के हृदय तक पहुंचाया जाता है, और शरीर के पूरे अंगों तक आपका शिरा और धमनी फैली रहती है। अब सोचो कि धमनी से क्या होता है कि ब्लड आपका तेजी से बहता है, इसलिए धमनी का जो स्थान होता है वो चाम जो होता है, जो मांसपेशियां होती है उसके आंतरिक भागों में इसकी संरचना होती है, आंतरिक भागों में अंदर अंदर। और जो शिरा होता है वो धीरे धीरे ले जाएगा, इसलिए उसका ऊपर ऊपर शिरा का यानी वेन का कार्य रहता है, ऊपर ऊपर संरचना रहती है। और इस धमनी का शरीर के पूरे अंगों तक जहां तक ब्लड जाता है तो ये अंदर अंदर होगा और इसका स्थान कहाँ होगा, ऊपर ऊपर होगा। थोड़ा ये ऊपरी सतह में होगा और ये आंतरिक सतह में होता है। बस इतना ही अंतर पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। इसमें देखो जो भी बाल्ब होते हैं थोड़ा क्या करते हैं, वो नीचे की तरफ फूलते हैं। तो ये नीचे की तरफ फूलेंगे और ये ऊपर की तरफ। तो भैया क्या बात है, ध्यान से देखो, ब्लड यहाँ आएगा, पंपिंग करेगा तो उधर तो जाएगा नहीं। तो बेटा वो क्या करेगा कि ब्लड जब भी आता है तो बेटा ये ब्लड आएगा जब भी, तो पतली दीवार होती है, इसलिए क्या करता है कि ब्लड को यहाँ पर पोलमोनरी के हिसाब से भेजा जाता है ब्लड को, ठीक है। इसको समझो। और जो धमनी होगा ना, धमनी में जितने भी बाल्ब लगे होंगे वो मोटे मोटे होंगे, बस समझो परत को, और कुछ नहीं पूछेगा आपसे। सोचो, ये कहानी थी इसकी, किसकी, हृदय की। कर लो जल्दी, करो 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 कर लो, हृदय की थी। एक बार और समझा दूंगा बढ़िया से। जो जो इससे पूछने पूछ सकते हो इससे।